गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर का आगे कंटिन्यू करते हैं। कल हमने जो करा था वो था डिफरेंस। अच्छा, हम जो चैप्टर कर रहे हैं वो है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, तो कल जहाँ तक हमने अपना थियोरी का पोर्शन किया था और बेसिक कंसेप्चुअल पार्ट किया था, तो हमने CRR और DRR इन दोनों का डिफरेंस कर लिया था, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व और डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। आई होप आप लोगों को थियोरी पोर्शन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट अपना प्रैक्टिकल पोर्शन शुरू करने के लिए उसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो करते हैं। मेथड्स क्या रहेंगे हमारे रिडम्पशन करने के डिबेंचर्स की? तो हमारे ओवरऑल 4 मेथड्स होते हैं। कितने होते हैं? 4 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट मेथड होता है हमारा लम्पसम मेथड, लम्पसम। सेकंड, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स इन इंस्टॉलमेंट्स। थर्ड, बाय कन्वर्जन इनटू शेयर्स। एंड द फोर्थ एंड द लास्ट वन इज़ बाय द परचेजिंग ऑफ ऑन शेयर्स। अब देखो, फर्स्ट में क्या होता है कि लम्पसम का मतलब होता है कि जब आप किसी की पेमेंट जो है एक साथ कर देते हो, जिसको जितनी भी पेमेंट करनी है उसको आप इंस्टॉलमेंट्स में नहीं डिवाइड करते हो, कितने भी पार्ट्स में नहीं बांटते हो, जितनी भी आपको पेमेंट करनी है आप तुरंत दे देते हो। ठीक है, ये होता है कंपनी की इच्छा पर डिपेंड। फिर है सेकंड, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर इन इंस्टॉलमेंट। इन इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या है कि हाफ करके या 3/4 जैसे भी कंपनी की इच्छा है या है वो अपने आप अनुसार उसको डिबेंचर्स की इंस्टॉलमेंट में इन्वेस्टमेंट वो करती है, रिडम्पशन करती है। थर्ड में क्या होता है कि वो डिबेंचर को पैसे वापस करने की बजाय क्या करती है, उनको कंपनी की ओनरशिप दे देती है। ओनरशिप देने का मतलब क्या हो जाता है, डिबेंचर्स को कन्वर्ट कर दिया शेयर्स में। ठीक है, अब उनको इंटरेस्ट मिलना बंद हो जाएगा। क्या मिला करेगा? अब उनको डिविडेंड मिला करेगा, क्योंकि शेयर्स कन्वर्ट हो गए तो शेयर्स पर तो डिविडेंड ही मिलता है। अच्छा, अब लास्ट हमारा जो मेथड होता है वो होता है कि परचेज़ कर लिए अपने ही डिबेंचर्स। तो अब उनको पैसे देने की बजाय उनसे क्या किया, अपने ही डिबेंचर वापस ले लिए। जैसे आप बायबैक ऑफ शेयर्स करते हो, तो वैसे ही यहाँ पे आपका क्या है, बायबैक ऑफ डिबेंचर्स हैं। तो हमारे ये ओवरऑल 4 मेथड्स हो जाते हैं रिडम्पशन के, और हर मेथड का अलग वो होता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। तो हमारा फर्स्ट मेथड है जो, वो है लम्पसम मेथड एट द एंड ऑफ फिक्स्ड पीरियड। लम्पसम का मतलब क्या होता है, एक साथ देना एट द एंड ऑफ फिक्स्ड पीरियड। तो देखो इस मेथड में क्या होता है कि अंडर दिस मेथड द कंपनी रिडीम्स होल ऑफ इट्स डिबेंचर्स इनटू वन लम्प सम एट द एक्सपायरी ऑफ स्पेसिफिक पीरियड। और उस पीरियड को क्या कहा जाता है, मैच्योरिटी डेट। अब वो जितनी हमने पहले डिसाइड करी थी वो भी हो सकती है, या फिर हम बाद में डिबेंचर होल्डर्स के साथ कंसल्ट करके एक पहले भी उनकी रिडम्पशन की डेट फिक्स कर सकते हैं। देखो कि लिखा है एट मैच्योरिटी ऑफ द डिबेंचर्स और अर्लियर एट द ऑप्शन ऑफ द कंपनी। ठीक है, सच रिडम्पशंस मे बी मेड एट पार, प्रीमियम और अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ द इशू। उसके बाद है एज मैंशनड अर्लियर, हमारे लिए ज़रूरी होता है क्या करना, टू ट्रांसफ़र एन अमाउंट इक्वल टू 25% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर इशूड फ्रॉम द सरप्लस अकाउंट टू द न्यूली ओपनड अकाउंट। उसको क्या कहा था हमने, DRR। हमने DRR में कितना अमाउंट भेजना है, 25% ऑफ द फेस वैल्यू। किसकी फेस वैल्यू, जितने की हमने डिबेंचर्स इशू करे हैं। अब आपके डिबेंचर्स अगर प्रीमियम पर भी इशू है तो आपको प्रीमियम का अमाउंट का 25% नहीं लेना है, जितना उसका फेस वैल्यू पर बनता है। जैसे कि 100 रुपये का है और 5% या 10% आपका प्रीमियम है, तो आपको 110 का 25% नहीं करना है, सिर्फ 100 का 25 करना है। तो 25% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स आप कहाँ से उठाओगे, फ्रॉम सरप्लस अकाउंट से आप DRR में भेजोगे। अच्छा, सरप्लस से DRR में भेजने को क्या कहते हैं हम, रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स। हमने जो कल सोर्सेज किए थे रिडम्पशन के, उसमें हमारा थर्ड सोर्स जो था वो था रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स। उसमें हम करते हैं सरप्लस में से निकाल के अमाउंट कहाँ भेजते हैं, DRR में। और उसकी जर्नल एंट्रीज क्या बनती है, हमारी बनी थी उसकी सरप्लस अकाउंट डेबिट टू DRR। ये हमारी उसकी एंट्री बनी थी। देखो आपको ना लाइंस के बीच में से मतलब निकालने आने चाहिए चीज़ों के। यहाँ पर उसने क्या लिखा है, इशूड फ्रॉम सरप्लस अकाउंट टू न्यूली ओपन DRR। इसका मतलब क्या हो गया, कौन सा मेथड ही इज़ एडॉप्टिंग, रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स। इस लाइन का मतलब ये हुआ। ठीक है, अच्छा अब है बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द रिडम्पशन। ठीक है, नेक्स्ट कहते हैं द इफेक्ट ऑफ सच ट्रांसफ़र
क्या हो गया, रिड्यूसेस द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, क्यों प्रॉफिट का रिड्यूस है, क्योंकि आउट ऑफ प्रॉफिट से रिडम्पशन है हमारी यहाँ पर, विच अल्टीमेटली रिड्यूस द अमाउंट अवेलेबल फॉर द डिविडेंड, द अमाउंट द सेव्ड बिकॉज ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड। अब आपने डिविडेंड ना नहीं दिया है उस साल के लिए जिस साल आपने रिडम्पशन करी है डिवेंचर्स की, तो वो जो आपका प्रॉफिट कम हो गया है डिविडेंड ना देने की वजह से, इट इज़ यूटिलाइज्ड फॉर द पेमेंट ऑफ डिवेंचर्स। सच रिडम्पशन इज़ कॉल्ड रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स। कल भी किया था हमने, ये सेम चीज़ रिपीट कर रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट कह रहा है when all the debentures redeem, the DRR account is closed by transferring it to the general reserve। अब हमने कितना अमाउंट DRR में डाला था, 25%। अब हमने क्या नाम है इसका, रिडम्पशन कर दिया है। रिडम्पशन करने के बाद जो हमारा DRR में अकाउंट में अगर बैलेंस बच जाता है तो हम उसको कहाँ वापस भेजते हैं, जनरल रिजर्व्स में। देखो DRR जो बना उसमें अमाउंट कहाँ से आया, सरप्लस में से, सरप्लस अकाउंट में से आया। ठीक है, और अगर यहाँ पे बच गया तो यहाँ का अमाउंट गया कहाँ पर, जनरल रिजर्व्स में। और ये हम दोनों ही चीज़ कहाँ दिखाते हैं, बैलेंस शीट में अपनी इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ की तरफ, लाइबिलिटीज़ सेक्शन में अंडर द हेडिंग ऑफ रिजर्व्स, जनरल रिजर्व्स एंड सरप्लस, उसके अंदर हम दिखाते हैं। तो आप ये एक क्रोनोलॉजी समझो कि DRR जब बना अमाउंट आया सरप्लस में से, और जब इसका पर्पस पूरा हो गया तो इसका अमाउंट बचा हुआ कहाँ जाएगा, जनरल रिजर्व में। तो इस तरह हमारा मनी सर्कुलेट होके एट द एंड कहाँ चला गया, जनरल रिजर्व में। अब इस मेथड की फॉलोइंग जो एंट्रीज़ हैं, जर्नल एंट्रीज़, वो देखो। फर्स्ट क्या स्टेप होगा हमारा कि ऑन 31 मार्च ऑफ प्रीवियस ईयर। अब इसने प्रीवियस ईयर क्यों बोला है, हमने जो कल पढ़ा था हमारा कंसेप्ट क्या है कि जिस साल हमें रिडम्पशन करनी होती है उससे ठीक एक साल पहले हमें DRR में अपना 25% अमाउंट भेजना होता है। इसीलिए इसने अब लिखा है कि 25 की 31 मार्च ऑफ प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि ऑन ट्रांसफ़र ऑफ सरप्लस एट 25% ऑफ फेस वैल्यू। तो एंट्री क्या बन गई हमारी, सरप्लस अकाउंट डेबिट टू DRR। ये हमारा DRR का क्रिएशन हो गया है। अब नेक्स्ट हमारा था कि कल जो हमने कंसेप्ट किया था कि हमें 15% अमाउंट हमने इन्वेस्टमेंट करनी होती है DRR के नाम की, 15% अमाउंट की हमें इन्वेस्टमेंट करनी होती है। तो वो इन्वेस्टमेंट हम कब करते हैं, इन्वेस्टमेंट की डेट होती है हमारी जिस साल हमने रिडम्पशन करनी होती है उस साल का 30 अप्रैल, या तो 30 अप्रैल को या 30 अप्रैल से पहले आप 15% की इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब 15% किसका, अगेन द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स जितने आपको रिडीम करने हैं। अब देखो डिफरेंस क्या है, जो आप 25% अमाउंट DRR में डालोगे वो तो होगा फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स इशूड, जितना आपने इशू किया है उसका 25%, लेकिन जो आप इन्वेस्टमेंट करोगे वो होगा 15% ऑफ अमाउंट किसका, जितना आपने रिडम्पशन करना है। ये हमने कल एक एग्जाम्पल से भी समझा था। ज़्यादा क्लैरिटी के लिए गो बैक टू द लास्ट लेक्चर। ओके, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, 25% तो भेजेंगे इशूड डिवेंचर का, लेकिन 15% इन्वेस्टमेंट जो हम करेंगे वो किसकी करेंगे, जितना हमने डिवेंचर का अमाउंट रिडीम करना है। देखो इतनी छोटी छोटी बातों से ना कंसेप्ट की क्लैरिटी होती है, और तो कुछ नहीं। आपसे कोई भी पूछ सकता है कल को, आप अगर CA भी करते हो तो दोनों में डिफरेंस क्या है, 25% भी आप डाल रहे हो, एक तरफ निकाल रहे हो, 15 भी निकाल रहे हो, तो 25 किसका निकलेगा और 15 किसका निकलेगा। तो यहाँ से आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी चेक करी जाती है आपसे। तो 25 किसका, इशूड का, और 15 किसका, रिडम्पशन के टाइम का। फाइन, तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, इन्वेस्टमेंट जब करते हैं हम, इन्वेस्टमेंट करी हमने तो उसको डेबिट करेंगे और बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, बिकॉज बैंक बैलेंस हमारा कम हो जाता है। तो DRR अकाउंट डेबिट टू DRI करेंगे। अब क्यों, इन्वेस्टमेंट है हमारी, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो नेक्स्ट है, अब हमने रिज़र्व भी बना दिया, इन्वेस्टमेंट भी कर दी। अब हमारा टाइम आता है रिडम्पशन का। तो जब भी हम रिडम्पशन करते हैं तो पहले हम क्या करेंगे, उसको ड्यू करेंगे। अब ड्यू करने से पहले हमारी एक चीज़ और आएगी, जब हमने इन्वेस्टमेंट करी थी अब हमने उस इन्वेस्टमेंट को वापस लेना है, उसको इन कैश कराना है। ठीक है, तो इन कैश कराने की एंट्री
जो हमने इन्वेस्टमेंट करी थी उसके जस्ट ऑपोजिट हो जाएगी, क्यों, पहले हमने मनी दिया था, अब हमें वही मनी वापस लेना है। अगर आपको इंटरेस्ट की रेट दे रखी है इन्वेस्टमेंट पर, कितना इंटरेस्ट आपको मिलेगा, तो इंटरेस्ट भी आपकी इनकम ही होगी, तो आप उसको भी क्रेडिट करना अपने बैंक के एंट्री में। तो यहाँ पे आपकी एंट्री क्या बनेगी, आपने अपनी इन्वेस्टमेंट वापस ली है, बैंक अकाउंट डेबिट, आपका बैंक बैलेंस अगेन बढ़ गया, आपकी इन्वेस्टमेंट कम हो गई, इसलिए रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट किया। इसके बाद आपने अपनी रिडम्पशन को ड्यू करेंगे। ड्यू करने की एंट्री, डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, ड्यू हुई। उसके बाद पे करने की, डिवेंचर होल्डर टू बैंक। ठीक है, टू बैंक क्यों किया, बार बार समझा रही हूँ, क्योंकि बैंक कम हुआ है। ठीक है, और आपकी लाइबिलिटीज़ भी कम हुई है, लाइबिलिटीज़ आपकी कम हो गई है, इसलिए आपको डेबिट किया है ना। लास्ट एंट्री जो आपका डीआरआर में अगर अमाउंट बच जाता है तो कहाँ भेजना है उसको, जनरल रिजर्व में भेजना है। तो जो चीज़ कम हो रही है आपकी, डीआरआर कम हो रही है, आपका जनरल रिजर्व बढ़ रहा है, तो डीआरआर अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। ये हो गया हमारा कंसेप्ट किसका, डिबेंचर की रिडम्पशन के फर्स्ट मेथड का, जो कि नाम क्या है उसका, लंप सम मेथड। अब इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर लेते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है। आई होप आपका नोटबुक और पेन आपके हाथ में होंगी। तो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में क्या कहता है कि सरस्वती लिमिटेड है जिसने कि 10,000 डिबेंचर्स इशू किए हैं। डिबेंचर्स की रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 6% है, 100 रुपीज़ का है, प्रीमियम है 5% का। कब इशू किए हैं, 1 अप्रैल 2013 को किए हैं। उनकी रिडम्पशन होनी है 31 मार्च 2018 को, 5 साल के बाद होनी है। ठीक है, ठीक है भाई, 5 साल के बाद होनी है, तो हमें 1 साल पहले इसका क्या बनाना पड़ेगा, डीआरआर बनाना पड़ेगा। देखो स्टेटमेंट पढ़ के आपको इतनी इतनी चीज़ें साथ के साथ आनी चाहिए माइंड में, कि इस लाइन का क्या मतलब होगा, इस लाइन का क्या मतलब होगा। रिडम्पशन करनी है इस दिन, तो उससे 1 साल पहले आपका डीआरआर बन जाना चाहिए। फिर नेक्स्ट कहते हैं कि इशू वॉज फुली सब्सक्राइब्ड, इट वॉज डिसाइडेड टू इन्वेस्ट 15% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स टू बी रिडीम्ड टुवार्ड द डीआरआर इन्वेस्टमेंट। आपको इन्वेस्टमेंट की एंट्री करनी होगी 30 अप्रैल 2017 को। द इन्वेस्टमेंट वर इन कैश एंड डिबेंचर्स वर रिडीम, इन कैश करिए और रिडीम करें, एंट्रीज बनानी है इसकी। चलो करो। डिबेंचर इशू करने की एंट्री सिंपल, बैंक अकाउंट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। 10,000 थे, 100 रुपये का एक था, और उसका प्रीमियम 5 रुपये, 105 रुपये का हो गया। तो कर दो इसको 105 से मल्टीप्लाई, क्या बना, 10,50,000। नेक्स्ट एंट्री, उसको ट्रांसफ़र करने की, एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू डिबेंचर टू जनरल, सॉरी सिक्योरिटी प्रीमियम, 50,000 का जो प्रीमियम आपका बना था, 10,000 डिबेंचर, 5 का प्रीमियम, 5,000 50,000 जाएंगे आपके सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में। नेक्स्ट, अब देखो उसने क्या, हमारे नेक्स्ट फर्स्ट एंट्री क्या थी हमारी, इशू करने की। अब देखो इसके ना जो रिडम्पशन हो रही है वो आउट ऑफ कैपिटल, वो सॉरी प्रॉफिट्स हो रही है। तो अब हमें रिडम्पशन करनी है, ठीक है भाई करनी है। तो 31 मार्च 2017 को हमें क्या करना पड़ेगा, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनाना पड़ेगा, जो कि क्या होगा, 25% होगा किसका, फेस वैल्यू का। अब आपकी यहाँ पर फेस वैल्यू क्या है, 10,50,000 आपकी फेस वैल्यू नहीं है, आपकी 10 लाख फेस वैल्यू है। तो 10 लाख का 25% करेंगे, कितना आ जाएगा, 2,50,000। इससे आपका क्या बनेगा, डीआरआर, उसकी एंट्री हुई सरप्लस टू डीआरआर 2,50,000। नेक्स्ट आपको क्या करना है, 30 अप्रैल को आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। तो इन्वेस्टमेंट की एंट्री करोगे, डीआर इन्वेस्टमेंट टू बैंक, 15% ऑफ फेस वैल्यू, अगेन 10 लाख का 15%, 1,50,000, 1,50,000। अब हमें रिडम्पशन की हमारी डेट आ जाती है। रिडम्पशन की डेट आ गई हमारी 31 मार्च 2018। अपने लेजर में डेट लिखेंगे पहले, और सबसे पहले काम हमारा क्या था, इन कैश करना है इन्वेस्टमेंट को। तो इसकी कॉन्ट्रा एंट्री, बैंक टू डीआरआई 1.5 लाख, 1.5 लाख। इसके बाद हमें क्या करना है, रिडम्पशन ड्यू करनी है। तो 6% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, कितने की है, 10 लाख, 10 लाख। कुछ नहीं बोला उसने हमें रिडम्पशन के लिए, तो हम पार पे करेंगे। फिर है डिवेंचर होल्डर टू बैंक, सेम 10 लाख, 10 लाख। अब हमारा अब पार पे हो गई, तो हमारा जनरल, तो हमने जो डीआरआर बनाया था वो हमारा एज इट इज़ पड़ा हुआ है, तो डीआरआर हमारा यूज़ ही नहीं हुआ रिडम्पशन के लिए यहाँ पर। तो कितना अमाउंट था, 2.5 लाख से बनाया था, और 2.5 लाख ही हमारा एट द एंड बचा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, डीआरआर के अकाउंट के बैलेंस को कहाँ भेजेंगे, जनरल रिजर्व में भेजेंगे। तो एंट्री क्या बन जाएगी, जनरल रिजर्व, सॉरी डीआरआर डेबिट टू जनरल रिजर्व, 2.5 लाख, 2.5 लाख।
नीचे आपको नोट बना के बता रहा है वो सम में कि DRR विल बी क्रिएटेड ऑन 31 मार्च ऑफ प्रीवियस ईयर। देखो ये आपके ना छोटे छोटे कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं, MCQs बन जाते हैं। कल को आपको अगर इसी फील्ड के रिलेटेड अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठना है तो DRR कब क्रिएट किया जाता है, द प्रीवियस ईयर की डेट को, कौन जब आपको रिडम्पशन करनी है उसके प्रीवियस ईयर की डेट को करते हैं। अब मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितने की करनी होती है, 15% की करनी होती है। कब करनी होती है, जिस साल में रिडम्पशन होती है उस साल में जो पहले 30 अप्रैल आती है उसको, या उससे पहले या उस तारीख को। अच्छा, फिर यहाँ पे अगली बात कहते हैं कि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज़ नॉट कैलकुलेटेड बिकॉज द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ नॉट गिवन। अगर आपको इन्वेस्टमेंट की वो रेट ऑफ इंटरेस्ट देता कि आपने कितनी इन्वेस्टमेंट करो कितना आपको इंटरेस्ट मिला, तो आप जो आपकी इंटरेस्ट की इनकम है उसको भी आप क्रेडिट करते हैं। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट मेथड विद इट्स न्यूमेरिकल एग्जाम्पल। आई होप आपको क्लियर होगा, इसको खुद रिवाइज करना। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट मेथड करेंगे।